नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अक्टूबर माह की क्रॉनिकल की। अब आप मुझसे कहेंगे कि अक्टूबर माह की क्रॉनिकल की क्या आवश्यकता थी। अभी तक तो आपने अगस्त पूरी नहीं कराई, अगस्त का एक लेक्चर हुआ है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, आपके पास में जून की मैं करा चुका हूँ, जुलाई की मैं करा चुका हूँ। इस बीच में मैंने फिर कराई है आपके लिए घटनासार लेके जनवरी से लेके पूरी जून तक का पूरा करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कराया। उसमें इकोनॉमी वाला स्पोर्ट का कुछ पोर्शन खाली है, राइट। तो वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन अलग से कवर किया जाएगा, इसलिए अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है, राइट। चलो, अभी है ये अक्टूबर माह की क्रॉनिकल, और इसके बाद में सितंबर की, फिर अगस्त की जो बची हुई है वो हो जाएगी। तो मतलब ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। 5 महीने की क्रॉनिकल, 6 महीने का पूरा करंट अफेयर घटनासार से। और इस तरीके से ये क्रॉनिकल आपके सामने आएगी। आपको यहाँ पे अक्टूबर माह लिखा होगा। मॉक टेस्ट आर के लिए, यूपीपीएससी के लिए 5वां मॉक टेस्ट इसमें आ गया है, ठीक है। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऊपर के, ये आपको बहुत ढंग से पढ़ने होते हैं, इसीलिए इसको ऊपर रखा जाता है, राइट, ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे बोला था जो क्रॉनिकल और घटनासार ये सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, तो इसका मतलब है ये मैं करा दूंगा, राइट। दूसरी बात एक और है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बात यह है कि इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें जैसे वन लाइनर समसामयिकी यहाँ पे लिखी हुई है ये वाले पोर्शन में, राइट, ये वाली। और समसामयिकी जो प्रश्न आएंगे, ये बिहार का करंट अफेयर्स, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। तो ये लगभग आपको वन लाइनर काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मिलेंगी। तो वन लाइनर चीज़ें जो है वो मैं नहीं कराऊंगा। जैसे ये आया हुआ जो पेपर है, इसको मेरी कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, और उसमें जो वन लाइनर है उसको सबको मैं छोड़ूंगा, वो आपको खुद करना है, राइट। उसको बिना किए काम नहीं चलेगा। अब आ जाता हूँ मैं दूसरी वाली महत्वपूर्ण चीज़ पे, राइट। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना ये है कि जो भी लोग अभी कल मैंने एक टेलीग्राम पे आपसे मैंने बोला था कि मैं एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स के मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसका टेस्ट 1 जो है, क्विज 1 100 एमसीक्यूज़ की, ठीक है। एमसीक्यूज़ की कब से कब तक की? जनवरी से लेके जून तक की, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इसमें मैंने कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 100 क्वेश्चंस की, मैंने एमसीक्यूज़ की मैंने पीडीएफ आपको दे दी है। कौन से चैनल पे? तो टेलीग्राम चैनल पे, राइट। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अगर ठीक से करेंगे इसको पढ़ने के बाद में, फिर बहुत चीज़ें आपके लिए करने को बचती नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये रही। इसमें आएंगे राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक, और एनवायरनमेंट इकोलॉजी। इसके बाद में रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हैं, फिर योजना कार्यक्रम है, फिर ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो फिर यहाँ से 11 से लेके ये, जब आप यहाँ पे सार संक्षेप, ये वन लाइनर होगा, ये सब ये मैं करा दूंगा। ये वन लाइनर नहीं है, ये मैं करा दूंगा। इसके बाद वन लाइनर वाली ये सब चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। ये आप करेंगे, और ये बहुत छोटी छोटी सी होती है। इसमें मॉक टेस्ट है आपको लगाने हैं, पीछे वाले भी मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सीधे राज्य समाचार पे, ठीक है। अच्छा, राज्य समाचार में देखिए 2 तरीके के समाचार हैं। एक तो आप अगर स्टेट है, यूपी का आपको एग्जाम देना है, तो यूपी वाली चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको बिहार का एग्जाम देना है तो बिहार का करंट अफेयर्स आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज स्टेट का, अपने स्टेट का अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरे के स्टेट का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, क्या महत्वपूर्ण है उसमें, वो सारी चीज़ें हुए हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, ओके। चलो, आ जाता हूँ। सबसे पहले मेरठ राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कौन सी है? राज्य की, मतलब स्टेट मेरठ में बनाई गई है, स्टेट की पहली है एकीकृत हरित शहरी सड़क। अभी आप कहेंगे ये सब क्या बवाल आ गया, ठीक है। पहले ये महत्वपूर्ण टर्म है, इसको जरा समझ लेते हैं। एक योजना लॉन्च हुई थी 2023 और 24 में, वित्तीय वर्ष में। उसका नाम था सीएम ग्रिड योजना। कौन सी थी? सीएम ग्रिड योजना, राइट, सीएम ग्रिड योजना। अब सीएम ग्रिड का क्या मतलब था? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक योजना थी, ठीक है। इसके अंदर ये होता, जितने 2 चरणों में, 3 चरणों में ये योजना काम करेगी। पहला जो चरण है, उस चरण में जितने भी आपके जितने भी आपके नगर निगम हैं, 17 नगर निगम, उनमें ये योजना है। और योजना में होगा ये कि एक सड़क यहाँ पे, मतलब कई तरीके की यहाँ पे सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें में कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, जैसे सोलर लाइट लगी होगी, ठीक है, फुटपाथ बढ़िया बना होगा, ईवी स्टेशन बनाई जाएगी, बस स्टॉप बनाया जाएगा, ग्रीन जोन बनाया जाएगा, इस तरीके की सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पहले चरण में 17 नगर निगमों में बन रही है। और आपको पता है कि मेरठ एक नगर निगम है। ऐसे कानपुर में भी बनाई जा रही है, लखनऊ में भी बनाई जा रही है, अयोध्या में भी बनाई जा रही है, ठीक है। ऐसे सब जगह पे बनाई जा रही है, बरेली में भी बनाई जा रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, सब जगह ये, इवन दो मेरठ आपकी गोरखपुर, यहाँ सब में, सब बनारस सब जगह बन रही है। लेकिन है क्या, राज्य की पहली कौन सी बनी है? फर्स्ट, राइट, फर्स्ट कौन सी बनी है? तो ये है मेरठ की है, मेरठ की सड़क है। अभी आपको समझ में आ गया, ठीक।
कब कितनी है, मतलब बहुत छोटी सी है, 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी ये योजना और 40 करोड़ की लागत है और ये सब चीज़ें, ये सीएम ग्रिड क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आप क्लियर हो गई। सीएम ग्रिड बताना जरूरी था क्योंकि सीएम ग्रिड इससे जुड़ा हुआ है और बहुत पुरानी कोई चीज़ नहीं है। अब 2 नंबर पर आ जाइए, है वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। अच्छा, क्योंकि प्रयोगशाला है कोई बहुत अति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि हाल ही में कहाँ पे हुई है ऐसी प्रयोगशाला, तो याद रखना कहाँ पे बनाई जा रही है, ये वाराणसी में बनाई जा रही है। दूसरी चीज़, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट हैं, तो याद रखना एक तो इंडिया है, दूसरा डेनमार्क है, ठीक है, दोनों देश मिलकर। और इंडिया में अगर खासकर आप देखेंगे तो इंडिया में कौन कौन इसमें मिला हुआ है, IIT BHU मिला हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट मिली है और डेनमार्क की साझेदारी हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, स्वच्छ नदियाँ जो हैं उसके लिए प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला का मतलब ये है कि स्वच्छ नदियों को बनाने के लिए उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, राइट, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर डेनमार्क को महारत हासिल है, इसलिए डेनमार्क अपनी इसमें भूमिका अदा कर रहा है। एक बात और, कुछ चीज़ें जैसे आप पढ़ते हुए चले जाते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें यहाँ पे देखिए मिला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी वरुणा। अगर आपके एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए वरुणा उत्तर प्रदेश में किसकी सहायक नदी है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे ऐसी स्टैटिक पोर्शन कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिल जाता है जो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो याद रखना ना, वरुणा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पार्टिसिपेंट याद रखना, IIT BHU है, भारत सरकार है, डेनमार्क की गवर्नमेंट है, राइट। और सब ये सब चीज़ें कहानी लिखी हुई है, इसके सब कोई चक्कर में नहीं है। मतलब कुल मिला के छोटी नदियाँ हैं, उन नदियों का स्वच्छ नदियाँ हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही है। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि अभी अभी जस्ट लॉन्च हुई है 15 अगस्त 2024 को, ठीक। अब आपसे ये भी देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखिए। जब मैं आपको अदर स्टेट के करंट अफेयर्स में जब मैं लेके चलूँगा तो वहाँ मैं आपसे कहूँगा कि थॉरली चीज़ें मत पढ़िए, ऊपर की चीज़ें पढ़िए। कैसे, मान लीजिए एक योजना आपको ये दे दी, एक MP की योजना दे दी, एक राजस्थान की योजना दे दी, एक हरियाणा की योजना दे दी, और अलग अलग ऐसे करके लिख दिया स्टेट का नाम। अब आपको मैचिंग कराने को दे दिया, एक क्वेश्चन उसने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि आप MP हरियाणा इन सब चीज़ों की अगर चीज़ें केवल आपको यही नहीं पता कि योजना कहाँ की है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तो उसमें हम पढ़ेंगे जब यूपी में हम लोग पढ़ेंगे तो थॉरली पढ़ेंगे, अदरवाइज वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा इस योजना में है क्या, मोटी मोटी मैं बात बता देता हूँ। ये योजना प्लान करी गई है MSME के लिए, ठीक है, MSME सेक्टर के लिए प्लान की गई है। और इस योजना में जब आप देखेंगे तो होगा ये प्रतिवर्ष एवरी ईयर 1 लाख जो उद्यमी हैं, मतलब छोटे उद्यमी टाइप के, उनको ऋण बैंक से दिलाएगी गवर्नमेंट। और कैसे ऋण दिलाएगी, जिसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। तो ऐसे अगर 1 लाख लोगों को दिलाएगी तो 10 साल में कितने हो गए, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो ऐसे कितने स्टार्टअप बनेंगे जाके एक दशक में, 10 मतलब 1 मिलियन स्टार्टअप बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। कुल मिला के मोटा मोटी बात इसमें यही है, ठीक। और याद रखना ये है युवा उद्यमी विकास योजना। देखिए युवा उद्यमी है, युवा उद्यमी का मतलब है, अच्छा युवा की बात हो रही तो मतलब क्या होगा, 21 साल से लेकर 40 वर्ष जिनकी उम्र है केवल वही इसके पात्र होंगे। उद्यमिता के लिए दिया जाएगा और ब्याज मुक्त के लिए। इसके लिए जो बजट आया था, बजट में उसमें जब ये घोषणा की गई तो 1000 करोड़ का बात की गई थी, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, मैंने ये सब चीज़ें बता दी हैं, पॉज करके पढ़ना चाहिए पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने का मन है कोई बात नहीं है, मैंने इतनी पर्याप्त चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जो मैंने बताई वो यही सब लिखी हुई हैं, ठीक है। 8वीं पास का समझ होना चाहिए, ठीक। अच्छा एक ये वाला जैसे पॉइंट देखिए, राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, बड़ी खबर है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी खबर मैं बताऊं एग्जाम में क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देखिए ये सोलर एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। और मुझे याद है कि पिछले वाला जो वीडियो मैं करा रहा था घटनासार का, वहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने जबरदस्ती डिस्कस की थी, वहाँ पे आई नहीं थी, मैंने जबरदस्ती इसको डिस्कस किया था कौन से नंबर पे यूपी है, टॉप 3 टॉप 4 में कौन है। तो नंबर 1 में अगर आप देखेंगे सोलर एनर्जी में तो राजस्थान है, देन गुजरात है, देन आंध्र प्रदेश है, देन MP है, इसके बाद में आपको यूपी मिलता है। तो यूपी का स्थान कौन सा हो गया, 5वां हो गया। कौन सा हो गया, 5वां। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही बात है, ठीक। इसके बाद में ये है कि कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। PM सूर्य घर योजना के अंदर क्या क्या है। PM सूर्य घर आपको योजना पता है कि सोलर रूफटॉप जितने घर हैं उनके ऊपर एक पैनल लगा दिया जाएगा, 300 मेगावाट तो बहुत बता दिया, 300 यूनिट बिजली का ऐसा लगा दिया जाएगा, मुफ्त बिजली उनको मिलेगी, ठीक है। कितने, लगभग 2.5 मिलियन लोगों के ऊपर, मतलब 25 लाख लोगों के छत के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी सब चीज़ें हैं। 528 मेगावाट है, जब तक एग्जाम आएगा तब तक कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, ये जरूरी नहीं है महत्वपूर्ण ये है कि 5वें स्थान पर है। आगे बढ़ जाइए। नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट। अभी आपको देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि यूपी में कमिश्नरेट चालू हुआ था पहले 4 जगह पे, ठीक है। इसके बाद में 3 जगह और बढ़ गया, तो अब टोटल कमिश्नरेट होगा यूपी में, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम वो है टोटल 7 जगह पे। कौन कौन है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी, ठीक। ये 7
मतलब 7 जगह पे है, ठीक। ओके, अब ये है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में क्या मिला है इसको, तो नोएडा जो पुलिस कमिश्नरेट है उसको ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला स्टेट का पहला कमिश्नरेट बना है। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसने प्रबंधन प्रणाली यानी मैनेजमेंट सिस्टम में मतलब उसका मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया है। कौन सा सर्टिफिकेट? ISO। जैसे ISO कई सारे हॉलमार्क भी होते हैं, ठीक है, मतलब ये रिकग्निशन है आपका कि आप एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक। मोटी मोटी सी बात इतनी है। तो ये किसने प्राप्त किया है? गौतम बुद्ध कमिश्नरेट ने, ठीक, जिसको नोएडा भी बोलेंगे, ठीक है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है आप बताएंगे? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ राइट, यही है ना, ठीक है। एक चीज़ और आप मुझे ज़रा बताएंगे कि टोटल अगर आप देखेंगे कि यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो NCR जोन में आते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक, वो महत्वपूर्ण है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे लिखा है गौतम बुद्ध में कमिश्नरेट कब बना? 2020 में बना, ठीक है। फिर यहाँ ये देखिए लिखे भी तो हुए हैं, जो चीज़ मैंने बताई थी, लखनऊ, गौतम बुद्ध, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और ये सब आगरा, यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम चालू है, राइट। अब आ गया उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2024। मतलब कुल मिला के मोटी सी बात इन्होंने की, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए, यानी या मतलब अगर आप ठीक धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवा रहे हैं किसी के लिए, उसके लिए ये विधेयक आया है, ठीक। अच्छा, क्या है इसमें लिखा? नाम पहले पढ़ लीजिए, हो सकता है कभी कभी नाम इधर उधर दे देता है। उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक है, राइट। विधेयक हो चुका था एक बार, संशोधन हो रहा है। संशोधन इसमें क्या हुआ है? अब मोटी बात ये है, जो इसमें जो डिसाइड की गई थी मैक्सिमम सजा वो पहले थी 10 ईयर्स मैक्सिमम, 1 साल भी हो सकती थी, लेकिन मैक्सिमम 10 ईयर्स थी, उसको बढ़ा के आजीवन कारावास कर दिया गया। अब बात समझ में आ गई? तो ये संशोधन है, इसका संशोधन हो गया है, ठीक। अब एक दूसरी बात ये है, इसका नाम ठीक से रटो, क्या होगा? धार्मिक कानून पे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होकर आएगा कि धार्मिक कानून के ऊपर बनाए गए अभी एक राज्य के कानून में उसका जो विधेयक अभी बनाया गया उसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश संपरिवर्तन विधेयक या धर्मांतरण, ऐसे करके कुछ 4 तरीके से आपको नाम दे देगा। तो कंफ्यूज मत होना, आप सब पढ़ जाओगे, ये भूल जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध मना कर रहा है, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024, राइट। ओके, ये ठीक है। अच्छा, इसमें लव जिहाद को भी परिभाषित कर दिया गया। ऐसी कुछ साल है, लगभग जो पहले 1 से 10 साल थी, ऐसी चीज़ों में आप मतलब आप आजीवन कारावास इनको दिया जा सकता है। बहुत सारी इसमें जो वो थी उसको 2 गुना कर दिया गया, ठीक है, सजाओं को 2 गुना कर दिया गया। अच्छा है, जब आप धर्म का परिवर्तन करेंगे भी, मान लीजिए इफ इन केस अगर कोई करता है स्टेट के अंदर तो इस ज्यूरिडिक्शन के अंदर होगा ये कि आपको पहले मजिस्ट्रेट को पहले 2 महीने पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, राइट। बस इतनी सारी चीज़ें थी। अब चलिए, अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित, ठीक, मतलब एक आइडल सोलर सिटी घोषित कर दिया गया अयोध्या को। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। जहाँ पे सिस्टम ये है कि अगर आप में जो बिजली की जो डिमांड है, राइट, वो अगर टोटल बिजली की डिमांड में अगर 10% पूर्ति सोलर एनर्जी से हो रही है तो वो एक आदर्श शहर हो जाएगा, राइट। तो अभी हुआ ये है क्योंकि जो अयोध्या की जो डिमांड है टोटल वो 198 मेगावाट के आसपास है, और अयोध्या को जो बिजली मिल रही है 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है, किसने? सोलर एनर्जी में, ठीक। ओके, तो ये कौन सा हो गया? सौर शहर हो गया। कौन सा हो गया? सोलर सिटी हो गया। याद रखेंगे अयोध्या, ठीक। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, बस। और इसमें और दुनिया की गणित वणित लगाने की आवश्यकता। हाँ, एक चीज़ और है, ये देखिए महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे लिखिए, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति कब आई? 2022 में, 21 में, 20 में, 24 में, ठीक। आपको लगेगा अभी आई होगी, 24 में लगा के ख़त्म करो, ठीक। तो याद रखना, चलो ठीक, ये हो गया। और क्या है? उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली है। मेडिकल कॉलेज लगभग कई सारे जगह पे हैं, लेकिन जहाँ पे 7 नए जगह पे अनुमति मिली है, ये 7 के साथों आप देख लो, इनको रट लो, ठीक। क्यों रट लो? अभी आप कहेंगे ये सब चीज़ें रटने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। आवश्यकता है, मैं बताता हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम में पूछा कि गंगा एक्सप्रेसवे, या मान लीजिए अगर एक कोई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था, आई थिंक, या मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एक्सप्रेसवे था, बट वो एक्सप्रेसवे जाता है तो उसमें वो उसके डिस्ट्रिक्ट पूछ लिए थे, राइट, कि डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर नहीं जाता, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जो होकर नहीं जाता था, ठीक। तो अभी 7 के 7 ही हैं, कम है, रट लीजिए। बिजनौर है, बुलंदशहर है, कुशीनगर है, सबसे ईस्टर्न पार्ट में सबसे ऊपर अगर पहुँच जाएंगे तो आप कुशीनगर पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, कुशीनगर पड़ना। पीलीभीत है, सुल्तानपुर है, ठीक,
कानपुर है, ललितपुर है, नीचे ललितपुर पड़ गया, यहाँ लखनऊ के पास कानपुर आ गया, सुल्तानपुर आ गया लखनऊ पास, पीलीभीत बरेली आ गया, कुशीनगर आ गया, बुलंदशहर आ गया, मेरठ, और मेरठ बोल रहा हूँ मैं, बुलंदशहर आ गया, ठीक है, अलीगढ़ के बगल में, और बिजनौर आ गया, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। और कितनी टोटल सीटें बढ़ाई गई, तो टोटल इसमें 600 सीटें अनुमानित बढ़ाई गई हैं। और 2 ऐसी जगह पे हैं, जैसे इसके अतिरिक्त आगरा और मेरठ के जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें कुछ सीटों की वृद्धि हो गई है। ये सब रटने की जरूरत नहीं है कितनी कितनी हो गई है। टोटल बात ये है, उत्तर प्रदेश में MBBS की टोटल सीटें 10,000 के आंकड़ों को पार कर गई हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ जैसे ये है कि ये किसने दिया है, ये किसने संस्तुति इसकी दी है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक, में ऐसी चीज़ सर्वोच्च नियामक निकाय, ये सब चीज़ों को पढ़ो, कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ जाओ। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना। जब ऐसी आप चीज़ें पढ़ते हैं तो कई बार आप कहते होंगे कि क्या बवाल चला आया, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे की जाएगी, और 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर, जिसको बोलेंगे IMLC, की स्थापना की जा रही है। अब यह है क्या, देखिए, कहीं से भी, जैसे अगर रोड एक गई हुई है, एक एक्सप्रेसवे गया हुआ है, राइट। अब एक्सप्रेसवे आपको पता है कि कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कराते हैं और बहुत शानदार रोडें होती हैं, और उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा हुआ है, ठीक। पिछली गवर्नमेंट में शुरुआत हुई थी ठीक से, और इस गवर्नमेंट ने उसको बहुत आगे लेके गई है, राइट। तो आप देखते हैं, इसलिए होगा क्या कि जैसे अगर रोड के किनारे अगर कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो सके, लॉजिस्टिक बेहतर हो सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे बन जाए, तो अगर कोई भी चीज़, मान लीजिए आपका गाँव यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आप अगर कोई फैक्ट्री लगाते हैं, और आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है दिल्ली में, तो बहुत आराम से आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। या मान लीजिए कहीं और आपको ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरी जगह आराम से आप लेके जा सकते हैं। तो सड़कों से इकोनॉमी, किसी भी जगह की इकोनॉमी निर्भर करती है सड़कों पे। कहा जाता है USA की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट सबसे पहले मिला था किससे, उनकी सड़कों से। जो उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत शानदार था, ठीक। भारत इस समय बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, ठीक। तो ये सब बात है। 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं किए जाएंगे, जिसमें गंगा है, गंगा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल शामिल हैं, ठीक। समझ में आ गया आपको, ये 5 हो गए। तो यही सब, इन्हीं सब चीज़ों की बात है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी हमने चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे इनका निर्माण गंगा एक्सप्रेस के किनारे प्रमुख जिलों में किया जाएगा, जिसमें मेरठ है, हापुड़ है, अमरोहा है, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज ऐसे शामिल हैं, ठीक है। फिर है यूपी का कुछ ऐसा घटनाक्रम, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे दी गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण, आप बहुत तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा बहुत कुछ महत्वपूर्ण है इसमें, लेकिन एक बार आप देख लेंगे, एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक है, ये वाला पॉइंट जैसे लिखा हुआ, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के लिए यूपी में डायल 100 के बाद में डायल 112 वाली अपनी चीज़ें बनाई गई, रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है पुलिस का, राइट। तो उसके लिए एक पहल नाम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। तो याद रखना, एक पहल का जागरूकता अभियान है जो 112 से संबंधित है, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, एक अच्छा और है, 9 अगस्त को जो काकोरी 1924 को हुआ था, उसकी वर्षगांठ हो गई है, देखिए 2024 में, ठीक है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यहाँ पे क्या किया, इसका उद्घाटन किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 2027 तक मक्का का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अच्छा, मक्का के मैं बहुत सारी चीज़ें जैसे टेलीग्राम पे मैंने इसको दिया था एक चीज़, कि जो खरीफ की फसलें हैं या और जो फसलें हैं, उनके MSP मूल्य जो है वो जारी हो गए। MSP मूल्य कौन जारी करता है, किससे जारी होते हैं, CSCP से, ठीक। अब इस सब चीज़ों में मत जाइए, ठीक। ये जो जारी किए गए हैं, इनके कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में की गई, या वर्तमान MSP मूल्य कितना है, ठीक। जैसे धान का पूछ लिया, ठीक, जैसे गन्ने का पूछ लिया, गन्ने का FRP होता है, राइट। तो जैसे मान लीजिए मक्के का पूछ लिया, गेहूं का पूछ लिया, ऐसी सब चीज़ें, खरीफ हैं या अन्य भी फसलें हैं, रबी की फसल, उनमें सब में पूछता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये सब दिया है, इन सब चीज़ों को थोड़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हो उनको पढ़ लीजिए। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख लें। एंटी रोमियो दोबारा से चालू होने वाला है। NGT ने बोला है कि अगर ठोस अपशिष्ट आप डालेंगे तो 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। IIT कानपुर के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और डिपार्टमेंट के, ठीक है, स्पेस डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ में मिलकर एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की, एक्सो प्लैनेट, इसको बोलेंगे एक्सो प्लैनेट, ठीक है। कई बार मैं खुद ही भूल जाता हूँ, काफ़ी सारे लोग कहते रहते हैं कि बाइलिंगुअल आप करा दीजिए या इंग्लिश में करा लीजिए, तो जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, राइट। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। फिर एक ये वाला पॉइंट है, इसको ज़रा देख लेना। और हाँ, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाला देख लेना, कहाँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित होगा, ठीक, 25 से लेकर 29 तारीख तक ग्रेटर नोएडा में। और क्या है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के रामपति, ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं,
सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ समझौता। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा केन बेतवा नदी जोड़ो योजना, ठीक है। अब जैसे इसमें केन बेतवा है, किसी और स्टेट में कोई और नदी जोड़ो योजना अपने आप में एक महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़ के एक का पानी दूसरे में या एक नहर निकालते हैं, उससे मतलब जितना भी आसपास का टोटल एरिया होता है पानी एक दूसरी जगह ले जाते, दूसरी जगह से बाढ़ की संभावना कम होती है, एक जगह पे सूखा जो होता है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, केन बेतवा उसमें से एक है, ठीक। तो ऐसी ये सब चीज़ें कई बार आ सकती हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। चलो अब आ जाता हूँ बिहार करंट अफेयर्स में। तो हम लोग यूपी के लिए फोकस्ड हैं, इसलिए बिहार को हम थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे, ज़रूरत होगी। जो लोग बिहार के हैं वो उसको पॉज करके ठीक से पढ़ें। जैसे बिहार में मंदिर, मठों और ट्रस्टों में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पूर्वी के याद रखिए, पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ये जो मंदिर है अपने आप में कई सारी चीज़ों से प्रेरित है, ठीक। जैसे ये विराट जो मंदिर है इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ चीज़ें दी हैं। जैसे इस बार इसकी ऊंचाई पहले इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी 270 फीट के आसपास। मोटी चीज़ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि वास्तुकला के लिए जो प्रसिद्ध है कंबोडिया का अंगकोर वाट का मंदिर है, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रीलिम्स से पूछा गया है हिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है। ये इससे प्रेरित है। तमिलनाडु के रामेश्वर में रामनाथ स्वामी मंदिर है, इससे प्रेरित है। मदुरई का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है, इससे प्रेरित है। तो मान लीजिए अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है, आपका रिवीजन एक हो गया छोटे छोटे पॉइंट का कि अच्छा ये वाला ये यहाँ है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में क्या बोलते हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर है, मदुरई में मीनाक्षी, ऐसे करके कई बार छोटे छोटे पॉइंट भी हम लोग भूल जाते हैं, तो वो आप भूलेंगे नहीं, इसलिए कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिलती रहती हैं, ठीक है। ओके, विक्रमशिला कटरिया इसमें कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस कब किया गया, तो आप यार ये है क्या, राजधानी में कौन सा डोरंडा पौधा लगाया, ठीक है। ये है, इतने को रक्षाबंधन के दिन शुरू किए गए बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस, ठीक। तो इसके बारे में बस, और उसमें कुछ जानने की आवश्यकता है और सब चीज़ें हैं ये बिहार के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार पॉज करिए, मैं इधर कर देता हूँ, आराम से पॉज करिए, बढ़िया से पढ़िए इसको, ठीक है। अब अदर स्टेट में मैं आता हूँ। एमपी की एक घटना है, एमपी की घटना कुछ नहीं है, घटना ये है कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला एमपी पहला स्टेट बन गया है, मतलब इंडिया का पहला। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जो छात्राएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसे देगा। अभी तक क्या हुआ, जो अलग अलग कुछ स्टेट ऐसे थे, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कर्नाटक और राजस्थान और दिल्ली जैसे कुछ स्टेट थे जो आपको सैनिटरी, जो महिलाओं को, बच्चियों को वो सैनिटरी नैपकिन देते थे। लेकिन इन्होंने, एमपी ने क्या किया है, अब इसको मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, मतलब उनको क्या मिलेंगे, तो उनको पैसे मिलेंगे मंथली, एक साल में लिखा हुआ है, जैसे एक साल में 300 रुपये, हालांकि बहुत छोटी राशि है, लेकिन ठीक है, कम से कम प्रयास पॉजिटिव है, अच्छी बात है, ठीक। कुछ चीज़ें देर से, मानव जो ह्यूमन है उसको कुछ चीज़ें बड़ी देर से समझ में आती हैं। जैसे मेल के सामने अगर ये मुसीबत नहीं है, ये मतलब मुसीबत, ये परेशानी नहीं है, ठीक है, वो अपनी वर्क लाइफ आराम से बैलेंस कर सकता है, ठीक। महिलाओं के लिए अलग एक प्राकृतिक तौर से समस्या है, ठीक है, बड़ी समस्या है, ठीक। तो अगर मेल डोमिनेंस अगर इस चीज़ को अगर नहीं भी समझ पा रही है तो उसकी बड़ी नाकामी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देख लेना एक बार। चलो फिर और क्या है इसमें, राजस्थान का जैसे कुछ आ गया। राजस्थान में 4 संयुक्त, एक मिनट क्या हुआ, ये 4 संयुक्त गठन को मंजूरी दे दी, ये कोई बहुत ऐसी चीज़ है नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितने लाख करोड़ का निवेश आ रहा, 5.21 लाख करोड़ का निवेश आ रहा राजस्थान में। मुझे इससे क्या मतलब, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं आ रहा, ठीक है। अग्निवीरों के लिए आरक्षण, पैसे से याद आया, एक कमेंट था बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर कमेंट था, मैं नाम नहीं इस समय याद कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया, सर आपकी ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, इसके लिए तो मैं आपको, मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके लिए पे कर सकती हूँ बिना किसी हेजिटेशन के। तो अभी कमेंट शायद अवेलेबल होगा, फर्स्ट वीडियो में होगा या आई थिंक लास्ट वीडियो में, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन ठीक है, जो लोग प्यार मोहब्बत अपनी दिखा रहे हैं वो बहुत काफ़ी है, ठीक। बस केवल कभी कभी ये लगता है कि जब बहुत सारी मेहनत करिए आपके लिए, और कम से कम बच्चे जब ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप लोग जब ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद मैं ये कर रहा हूँ, ये ठीक भी है या नहीं है, ठीक। एनीवे, बात यह है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, क्या चला था, ये राजस्थान चला था ना, राइट, हाँ राजस्थान था। तो राजस्थान में ये है, अग्निवीरों के लिए कारगिल दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कि कारगिल विजय दिवस, ठीक है। यहाँ पे पुलिस और जेल प्रहरियों, वन रक्षकों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। अब ये देखिए, बहुत ऐसा मसला है कि बार बार मीडिया में उठता रहता है, अग्निवीरों को कुछ टाइम के लिए नौकरी दी जाती है। अभी आपने कुछ घटनाएं भी देखी, कुछ अग्निवीर टाइप के थे, अग्निवीर ही थे, ठीक,
उन्होंने लूट का सिस्टम बनाया, ठीक है, कि कैसे लूट की कर दी जाए। तो उनको पक्की नौकरी नहीं है, लॉन्ग टर्म नौकरी नहीं है, पेंशन तो ऑफ कोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार कुछ पैसा कमाने के बाद में वो जब दोबारा से आएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, इन सब कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है कि ये पक्की नौकरी शायद होती तो ठीक था। जिन बच्चों का मेहनत से चयन होता है, गांव में आप जाइए सुबह बच्चों को 4 बजे सो के उठ के दौड़ने लगते हैं 10-10 किलोमीटर। चलो खैर ये सब चीज़ तो कौन है इसमें आरक्षण की व्यवस्था किसने की, राजस्थान सरकार ने, ठीक है। ओके चलो फिर आया हिमाचल में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हुआ है। अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टेट में क्या होता है, स्टेट में योजनाओं की मैचिंग आपके सामने आ जाती है, या आपसे अगर मैचिंग नहीं आई तो ये पूछ लेगा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस स्टेट में स्टार्ट की गई। मान लीजिए उसमें हरियाणा एक ऑप्शन आया, ठीक है, पंजाब में तो शायद नहीं आएगा ऐसा, इस तरीके का नाम है, हरियाणा में ऐसा नाम चल सकता है, मध्य प्रदेश में ऐसा नाम चल सकता है, ठीक है, और हिमाचल है, एमपी है, 4 ऑप्शन दे दिए, या मान लो 5 में यूपी दे दिया तो आप हो सकता मतलब अतिरिक्त प्रेम यूपी को दिखाते हुए यूपी लगा के चले जाएँ, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करें, इसीलिए मैं कहता हूँ, या फिर मैचिंग में आ जाएगा या फिर ऐसे कुछ आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए इसको देख लें। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुभारंभ कहाँ पे हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, बस। अब इसमें नहीं गणित लगानी है कितने से कितने बच्चों के लिए है, या कितने से मतलब नर्सरी से 8 तक के लिए, बाकी ये ना कितने स्कूलों के लिए है, क्या क्या दिया जाएगा, कितना बजट है, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके स्टेट की है, अगर आप यूपी में, अगर हिमाचल से अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आपके लिए ठीक है, यूपी वालों के लिए ठीक नहीं है, और अदर स्टेट वालों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर एक महत्वपूर्ण योजना है छत्तीसगढ़ की, लेकिन ये नेशनल इवेंट है, मुझे लग रहा है इसको नेशनल इवेंट में जाना चाहिए था, ओके लेकिन उन्होंने स्टेट में डाल दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट में अगर मैं यहाँ से लगा दूँ एक ये, ठीक है, एक मेरठ को जो सीएम ग्रिड योजना में जो शामिल हुआ, दूसरा वो था, दूसरा सोलर सिस्टम वाला था, यूपी कमिश्नरेट वाला था, ये थोड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो है गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य। अच्छा एक प्रश्न आपके सामने ऐसे आ सकता है, क्या बाघ अभ्यारण्य केवल कोई स्टेट अगर चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहे तो बनाया जा सकता है क्या? अभी इसी में आपको पता चल जाएगा, ठीक, इसी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अच्छा चलो चौथा है कौन सा है? गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य। कहाँ की बात हो रही है? छत्तीसगढ़ की, ठीक, चौथा बना है। अच्छा यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य नाम से राज्य का चौथा, पूरा नाम क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बना, ठीक। इसमें राज्य वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश थी इस पर, और इसमें वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, जिसको बोलेंगे MOEFCC, ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऐसे करके कुछ होगा, देखिए राष्ट्रीय बाघ जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट, और के अनुमोदन के बाद ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना, ठीक है, कहाँ पे है और इस एक चीज़ आपको पता चलेगी वर्तमान में। अच्छा जैसे कुछ चीज़ें आपको बेसिक स्टैटिक मिली जाती हैं, इंद्रावती है बीजापुर में, ठीक है, उदंती सीता नदी कहाँ पे है? ये भी वहीं पे है, ठीक। अचना कमार कहाँ पे है? ये भी वहीं पे। तो 3 ये थे, चौथा वो हो गया। अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले जो था गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, और तमोर पिंगला अभ्यारण्य इनके संयुक्त क्षेत्र था, उसको बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया था 2012 में स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये चल के आ रहा है 2024। देखिए 12 वर्ष हो गए, ठीक, क्या हुआ देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें लिखा है इस जिले में है अभ्यारण्य, सतनामी सुधारक थे, गुरु घासीदास के नाम पे इसमें रखा गया है, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ज़रा देख लीजिए, ठीक, बस ओके। फिर है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड की योजना है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, ठीक है। और जैसे यही चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आ गई, हिमाचल की है या कहाँ की है, इस तरीके से। इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें मोटी चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए ये योजना है, महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य पोषण में सुधार करने की, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना है, ठीक। 81,000 महिलाओं को यह राशि इसमें पैसा दिया गया, ठीक है। 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाएँ, और इनको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। चलो प्रत्येक वर्ष कितने जाएंगे? 12,000, मतलब 1,000 रुपये मासिक है। फिर महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति बनाई है, महाराष्ट्र ने बनाई है, मुझे क्या लेना देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। मान्याचीवाड़ी क्या है? महाराष्ट्र का पहला सौर गाँव बना है, केवल इतनी ऊपर वाली नाम याद कर लीजिए, बाकी और दुनिया की घड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। फिर एक इस चीज़ को देखिए, ये महत्वपूर्ण है थोड़ी सी, वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना जहाँ कहीं भी आ जाए वहाँ पे अपने कान खड़े कर लेना, ठीक है। बहुत मतलब महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जितनी भी नदी जोड़ो योजनाएं बनाई जा रही हैं, मतलब चल रही हैं, उसमें ठीक ठाक महत्वपूर्ण है, ठीक। तो कहाँ पे है याद रखना, कहाँ की बात हो रही है, ऊपर देखिए, यहाँ पे आ जाइए, महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र का सब चल रहा है, ठीक।
इसमें है वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है महाराष्ट्र सरकार ने। इसकी अनुमानित लागत 88,000 करोड़ है। बहुत मतलब बहुत बड़ी लागत है। हो सकता है इसमें कोई स्टेट भी आगे चल के पैसा वैसा देगा, ठीक है। स्टेट, हाँ ऑफकोर्स स्टेट पैसा देगा, बिना स्टेट के हो ही नहीं पाएगा इसमें, ठीक। तो वैनगंगा नदी नलगंगा परियोजना को पानी को पुनर्निर्देशित करने के लिए डिजाइन की गई है। 6 जिलों में ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। मतलब आप कुल मिला के याद रखना। अच्छा, जब ये वैनगंगा नलगंगा जब आएगा तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन पता क्या क्या होंगे। कर्नाटक भी वहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे तेलंगाना ऑप्शन हो। तो आपको कुछ कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, हो सकता है और कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अल्पसंख्यक शोध और प्रशिक्षण संस्थान को मंजूरी दे दी गई है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेट का ही है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार पॉज करके देखना चाहिए, तो देख लीजिए। फिर क्या है, सुभद्रा योजना को मंजूरी। उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नए बने हैं वो हैं मोहन मांझी, या पूरा नाम है मोहन चरण मांझी। महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना को मंजूरी दी थी। उसमें है क्या, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। उम्र इनकी होगी 21 से लेकर 60 वर्ष की, ठीक। 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे पात्र महिलाओं को, ठीक। महिला मतलब टोटल ये याद रखना, सुभद्रा योजना जो थी महिलाओं के लिए थी। किस गवर्नमेंट की है, उड़ीसा की है, ठीक, उड़ीसा की है। पिछली वाली हम लोगों ने कहाँ की देखी थी, अभी आप याद करो। हाँ ओके, ठीक है। उड़ीसा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा स्टेट बन गया है। अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। दुख की बात यह है कि केवल तीसरा ही स्टेट बना है, ठीक। भारत में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट, ठीक है। और ये बना है तीसरा, ठीक है। 28 हैं, 27 हैं, 29 हैं, कितने हैं बताइए। चलो, तो ये घोषणा की गई है उप मुख्यमंत्री द्वारा। मासिक धर्म के पहले दूसरे दिन यहाँ पे छुट्टी दी जाएगी। इससे पहले ये तीसरा स्टेट दरअसल बना है। इससे पहले बिहार और केरल जो अवकाश प्रदान करने के लिए प्रतिमाह जैसे बिहार में 2 दिन, केरल में 3 दिन, इसमें 1 दिन, ठीक। ये वाला सीन है। उड़ीसा के पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया गया। चावल एटीएम क्या होगा, कुछ कार्ड वार्ड आपको दे दिया जाएगा, उससे चावल निकलेगा, झोला भरिए घर जाइए, ठीक है, इस तरीके की। तो घटतौली जो होती है वो नहीं होगी। अच्छा, अब तो बड़ा सिस्टम आ गया। पहले तो बांटा भी नहीं जाता था गाँव में और लोग रख लेते थे, ठीक। या जो तौल नाप थी वो बहुत कम की जाती थी। एक ऐसे बाट होता है ऐसे वाला, जिस पे 5 किलो का मान लीजिए ऐसे कोई बाट है, उसके नीचे गड्ढा होता था। वो ऐसे ऊपर से ऐसे बाट रखा रहता था, नीचे उसमें गड्ढा होता था, ठीक। तो पता चला 5 किलो की जगह 4 किलो 500 ग्राम जा रहा है, 4 किलो 600 ग्राम जा रहा है, हो सकता है 4 ही किलो जा रहा है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये क्या है, इसको समझिए। गुजरात की बात है। MSME है तो उत्कृष्टता केंद्र की उद्घाटन किया गया। कोई बड़ी बात नहीं है, करते रहिए, ठीक है। गोम विनामूल्य विज ये विजन, बहुत खतरनाक सा नाम है। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी एक गोएम विनामूल्य विज, बिना मूल्य मान लीजिए, बिना मूल्य मतलब कोई बिना किसी मूल्य के, ठीक है, ऐसा कुछ याद रखिए। उसको नहीं, सौर क्षमता की बढ़ोतरी करना है, ठीक। PM सूर्यघर वाली योजना है, उसको जरा देख लेना, महत्वपूर्ण है, आ सकती है, ठीक। चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ 24/7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन इसने किया गया है। किसने किया, चंडीगढ़ ने। दुख की बात यह है कि चंडीगढ़ अपने आप में एक पॉश शहर माना जाता है, लोग दुहाई देते हैं चंडीगढ़ की। और अब 1 लाख जो जनता इनकी बची हुई थी उसके लिए 24 घंटे जलापूर्ति होने लगेगी। तो बताइए, ये कोई बात हुई। पूर्वोत्तर भारत की जैसे बात है, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, असम में मिथुन गोजातीय प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई है, ठीक। तो ये हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, मिथुन गोजातीय प्रजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना, असम में पाई जाती है, पहली बार आधिकारिक रूप से दर्ज की गई है, ठीक ठीक। अच्छा, कुछ है असम में दीमा, हसाओ में, लाइसोंग और क्या है, लैंगटिंग और जाई, बहुत खतरनाक सा नाम है, थाई जुवाई के 3 दूरदराज गाँव में यात्रा करने के दौरान गोजातीय प्रजाति को देखा था, ठीक है, वैज्ञानिकों ने। तो आधिकारिक तौर पर उनको दर्ज कर लिया गया है, ठीक। मिथुन को बोलेंगे बोस फ्रंटलिस, ठीक, याद रख लेना इसको, बोस फ्रंटलिस, ठीक है। फिर ऐसी कुछ बात है, ठीक है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का कौन सा है, राज्य पशु है, कौन सा है, राज्य पशु है, ठीक। यह मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो हो सकता है ये सब चीज़ें पूछ ली जाएँ, ठीक। ओके। फिर ये सब कुछ चीज़ों की गणना इसमें जैसे की गई है। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 2019 की पशु गणना है। क्या कोई नई आई है, अगर नई आई हो तो बताना, ठीक है, और आए तो उसको पढ़ लेना, पुरानी वाली हो उसका भी पढ़ लेना। नागालैंड की कुछ एक बात हो रही है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, स्टेट ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत सही, शानदार, लंबा है यार, ठीक है। फिर अब सब फालतू की चीज़ें हो गई है, ठीक है। नागालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।
DRTPS क्या है? आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीटर बीमा समाधान। इसको कौन लागू कर रहा था? SBI जनरल इंश्योरेंस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया नागालैंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको लागू करने वाला कौन सा बना? नागालैंड। और तो दुनिया की गणित नहीं लगानी, अगर थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो इसके बारे में पढ़िए। ठीक, बाकी और गणित नहीं लगानी है। राइट, पढ़िए उसके बाद बढ़ जाइए, मतलब इसमें केवल ये याद रखिए नागालैंड। ठीक, बस। असम में सेमीकंडक्टर असेंबली का परीक्षण सुविधा। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, असम की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर हॉट टॉपिक बना हुआ है वैसे भी हमेशा से। आप देखेंगे ताइवान और चाइना का अगर युद्ध हो गया किसी समय तो पूरी दुनिया त्राहिमाम करेगी, सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए असम में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा। ठीक, कहाँ पे? असम के जागी रोड में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का भूमि पूजन किया गया है केवल अभी। बस इतनी चीज़ें याद रखेंगे। टाटा समूह के 27,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है, याद रखना, टाटा समूह इसको विकसित कर रहा है। ठीक, लागत इतनी है, लागत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, टाटा समूह विकसित कर रहा है। ठीक, पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप असेंबली वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से आप मान के चलिए, ये इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, आ सकता है ये। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें। दक्षिण भारतीय राज्य साउथ इंडियन की बात हो रही है। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू। कानू क्या है? दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू कहाँ पे है? तो कर्नाटक के BR हिल्स में स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में दक्षिण भारत के पहले आदिवासी पुस्तकालय कानू का शुभारंभ किया गया। सूचना समाप्त। बस, और आप चीज़ें देखना चाहें पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, फिर है कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी मिल गई है। ये भी कर्नाटक में हुआ है। स्काई डेक का मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब बीच में ऐसा कुछ टावर टाइप का खड़ा किया जाएगा और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, 250 मीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 250 मीटर, मतलब ठीक ठाक, बहुत शानदार लंबी होगी। लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे 73 मीटर कुतुब मीनार की हाइट है, उससे समझ रहे हैं आप 3 गुने से ज़्यादा होगी, 3.5 गुने से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इतना ऊंचा होगा जिससे पूरा शहर आपको दिखाई देगा वहाँ से खड़े होकर। ठीक है, तो बस इतनी सी इसमें सब बात है। ठीक है, बहुत सारा पैसा, 360 व्यू मिलेगा यहाँ से। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी मिली है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक, अच्छा, पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए। स्पेशल टास्क फोर्स है। कर्नाटक के वन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक, अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा है, रिजॉर्ट, अवैध रिजॉर्ट जो बना रखे हैं, होम स्टे बना रखे हैं, लोग नहीं है घूमने के लिए बना रखे अवैध तरीके से, राइट, पैसा कमा रहे हैं वहाँ खड़े होकर, तो टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उनको सबको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की यहाँ पे बात हो रही थी। आंध्र प्रदेश में 2 बच्चों के मानदंड की समाप्ति, बाद नौटंकी कर रखी थी यार। मतलब ये कोई और कानून होते नहीं हैं तो इस तरीके के बनाते हैं, फिर अपनी बात से पढ़ते हैं लोग। आंध्र प्रदेश में 2 बच्चों के मानदंड की समाप्ति की गई है। किसमें? जो स्थानीय और नागरिक निकाय लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड की समाप्ति का फैसला किया। मतलब जिनके केवल 2 बच्चे थे, 2 से कम थे या 2 थे, वो स्थानीय चुनाव और मतलब नगर निकाय जो चुनाव होते हैं ना, वो सारे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, उससे अगर 3 बच्चे वाले हैं तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, फिर ये स्टेट असेंबली के लिए क्यों नहीं किया? ठीक, क्यों? ये गैप है, मतलब अगर स्टेट, अगर ये राज्य सरकार, हमें तो पता है जुरिडिक्शन में नहीं आता है या कानून बनाने की शक्ति में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक मेमोरेंडम टाइप का कुछ तो दे सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ कि इनके लिए भी कर दो सब। ठीक, तो वो सब नहीं किया, फालतू के लोग। चलो, तो नगर निगम और उनके नियम में ऐसी परिवर्तन वो सब खत्म कर दिया गया, इन सब चीज़ों में नहीं जाना। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पढ़िए इसको ठीक से, मन लगा के इसको पढ़िए, अच्छा है। ठीक, कहाँ पे? तमिलनाडु के कलपक्कम में। पहले से ऑलरेडी कलपक्कम में पहले से मौजूद है। 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकल के आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी गई है। किसने दी है? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने, राइट, तो ये कई बार कन्फ्यूजन ऐसा हो जाता है। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर है। बस इतनी चीज़ें आप जानो और उसमें गणित मत लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको किसने बनाया है? तो भावनी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, प्रोटोटाइप है, मतलब अभी शुरुआती सीमा में है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर अन्य कुछ घटनाक्रम हैं, इसमें कुछ देख लीजिए अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण अगर आपको लगे। मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, नीचे से देखता हूँ। NIT कालीकट ने जारी किया, हेमंत सोरेन ने एक पोर्टल दर्ज किया है जुलाई में। यार इतना तो पुष्कर सिंह धामी ने इतने योजनाएं बना दी हैं।
राष्ट्रगान अनिवार्य करने का निर्णय लिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट को देखिए, यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, एकता, अखंडता बनाना। इंपॉर्टेंट इसमें लगा लेना जरूरी है, ठीक है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं। थोड़ा सा ये वाला देखिए, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। परम बुद्ध बनाया गया, हालांकि बिहार का है, तो सीडैक ने बनाया है, राइट। तो ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला देख लीजिए, मुझे लग नहीं रहा और कुछ। विश्व भेड़िया दिवस 13 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। और भेड़िया वाला अभी तो आप देख ही रहे हैं, पीलीभीत में क्या स्थिति बनी हुई है, सॉरी खीरी में, राइट, ठीक है। ऐसा करके है, ओके। और तो कुछ ऐसा है नहीं इम्पोर्टेंट। बस अब हम लोग आ गए हैं राष्ट्रीय वाले पोर्शन में। किस में आ गए हैं? राष्ट्रीय वाले पोर्शन में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग राष्ट्रीय वाले पोर्शन की शुरुआत करते हैं, ठीक। तीसरा टॉपिक है अब हम लोगों का, सॉरी तीसरा मैं बोल रहा हूँ, पहला टॉपिक है नेशनल इवेंट्स में। एक बार मैं ज़रा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या सब चीज़ें ठीक है। 2-3 बार से गड़बड़ियाँ बहुत ठीक ठाक हुई हैं, ठीक है, ओके। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का लद्दाख में नए 5 ज़िले बनाए गए हैं, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, पिछले दिनों आपने मतलब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हॉट टॉपिक बने रहते हैं, करंट अफेयर्स में भी बने रहेंगे, बिल्कुल ऑफ कोर्स बने रहेंगे। 2-3 घटनाएं और भी हैं, जैसे इस बार विधानसभा वहाँ के चुनाव जो हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके सामने बन के आए, ठीक है। अभी रिजल्ट तो आया नहीं, उसका चुनाव हो चुका है, ठीक। तो अभी हुआ क्या है, पहले तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, और स्टेट 370 हटने के बाद में एक स्टेट को चेंज कर दिया गया, किसमें? 2 अलग अलग यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। तो अब यूनियन टेरिटरी में जो ईस्टर्न साइड में अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न साइड की, तो वहाँ पे लद्दाख है, और लद्दाख पहले 2 में था, 2 थे, कौन से? एक लेह था, एक कारगिल था, ठीक है। और इनका प्रशासन कैसे होता था? तो एक ये महत्वपूर्ण है, अभी भी वैसे ही होगा। जिले का शासन अपनी स्वायत्त जिला परिषद द्वारा किया जाता है, स्वायत्त जिला परिषद द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो, अब जो 5 जिले बनाए गए हैं उनके नाम रट लो, बिल्कुल रट लो। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। कौन सा? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। कौन कौन से हो गए? ये 5 हो गए, ठीक। किसने जारी की? ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। प्रशासित कौन करेगा इसको? गृह मंत्रालय, ठीक। तो ठीक है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ जानने वाली नहीं है, ठीक, ओके। आगे आ जाते हैं। कैबिनेट द्वारा विज्ञान धारा योजना को मंजूरी मिली है। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात आप समझ लीजिए, विज्ञान धारा योजना है क्या, इसे समझिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होती हैं छोटी मोटी, उनमें समन्वय का एक काम करने के लिए इस योजना ये बनाई गई थी, ठीक है। छोटी छोटी योजना है, मैनेजमेंट कैसे होगा उनका, एक दूसरे से समन्वय कैसे होगा, पैसे का एलोकेशन है उसका सही यूज़ कैसे किया जाएगा, इस तरीके की योजना है, ठीक। तो अभी हुआ ये है, योजना कैबिनेट द्वारा इस योजना को क्या हो गया, जारी रखने की मंजूरी मिली। कोई नई मंजूरी नहीं है, योजना को जारी रखने की मंजूरी मिली है, ठीक है। और इसके विज्ञान धारा योजना के तहत 3 अम्ब्रेला घटक हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, नवाचार मतलब इनोवेशन, और प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और इन सब पे ये काम करेगा, ठीक है। समझ गए? तो मतलब मोटी मोटी चीज़ जो मैं बता रहा था वही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये कितने लक्ष्य इसका क्या अनुमानित है, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 15वें वित्त आयोग जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर का कि यहाँ से बात हो रही है, फाइनेंशियल 21-22 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित बजट 10,500 इतने करोड़ रुपए, मतलब ठीक ठाक बड़ी योजना है, ऐसी कोई बचकानी योजना नहीं है, ठीक है। तो बस इसका काम क्या है कि थोड़ा सा वो बढ़ा देगी, ठीक है, समन्वय अच्छा कर देगी, ठीक। और इसके तहत जितने भी कार्यक्रम हैं वो विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय उद्देश्यों को अनुरूप होंगे। बस इसमें और कुछ नहीं है, मतलब इसको आगे और बढ़ा दिया गया, ठीक है, समन्वय के लिए। आगे आ जाइए। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है क्या? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, नेशनल पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। नेशनल स्पेस डे, ठीक है, ओके। अच्छा, कब है? 23 अगस्त 2023, ये डेट ठीक से याद कर लो, ठीक। अच्छा, इस दिन हुआ क्या था? तो चंद्रयान 3 जो था पिछले वर्ष कब उतरा था? दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ठीक है। तो दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया था जो दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला, इंडिया बना। दूसरी बात है, दुनिया का चौथा देश ऐसा बना जो चंद्रमा पे उतरा, ठीक, ओके। अब अभी चांग E6, चाइना का है चांग E6 दक्षिणी ध्रुव पे उतरा, और 1
वहाँ की एक जगह है, स्पेसिफिकली कौन सी घाटी बोली जाती है उस घाटी का आप नाम कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और ये मिट्टी और मिनरल्स के नमूने लेके भी वापस भी आया, तो दुनिया का कारनामा इसने कर दिखाया, ठीक है। तो ये भी दक्षिणी ध्रुव में दूसरा देश ऐसा बन गया था। चलो अब हुआ जहाँ पे उतरा था, अच्छा आपको पता है कि जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। और जहाँ पे वो उतरा था उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं मैं बोल रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ASI का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंटर IAS होगा क्या, ऐसे कुछ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ है, मतलब इसने शिव शक्ति पॉइंट जो है उसको रिकग्निशन दे दी है, उसको मतलब अपनी अनुमति दे दी है कि हाँ इसको पूरी दुनिया इसी नाम से जानेगी, ठीक है। इसको देख लेना, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक ठाक था तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक। तो ये सब कुछ, हाँ एक चीज़ और है, 2024 को जो थीम है इस डे की, जो नेशनल स्पेस डे जो मनाया जा रहा है इंडिया में, उसको है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये सब चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। शिव शक्ति पॉइंट है वो याद रख लेना, 23 अगस्त को याद रख लेना, और पहला है ये, ठीक है, याद रखना पहला है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक। चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना है नहीं, मैं समझा देता हूँ है क्या, कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई तटरक्षक बल के एक नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, ठीक, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मतलब क्या, ऐसी टुकड़ी कुछ बनाई गई है। मान लीजिए अगर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें मछुआरों को बचाना है, कोई और नाविक दल को बचाना है, उसके लिए ये रैपिड तरीके से काम करेंगी, उसकी ये स्थापना की गई है, ठीक। ये मतलब ये टुकड़ी ऐसी बनाई गई है, इसका नाम है MRCC, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, ठीक, याद कर लेना। बस इतनी सी इसमें बात हो रही है, और इसमें सब बातें हैं, इसको आप पॉज कर लें, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, इतनी सब चीज़ें। चलो आगे बढ़ जाइए। करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी कर दिया गया, 35 ग्राम इसका वेट है। करुणानिधि थे कौन, तो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो DMK है, DMK, ठीक, DMK के पहले ये प्रमुख भी रहे हैं, पहले प्रमुख रहे हैं उसके। अच्छा हुआ ये है, मतलब जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे CM कलनरई मुथुवेल करुणानिधि जन्म शताब्दी, मतलब उनके जन्म के 100 वर्ष होने पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का है। ये आम प्रचलन में नहीं आएगा स्मारक सिक्का, मतलब उसकी स्मृति में जारी कर दिया जाता है। वो सिक्के बार बार नहीं निकलते, एक आध दो चार बस जारी किए जाते होंगे, 150 जारी किए जाते होंगे, ठीक है। तो बस ये याद रख लेना, उसमें इसके पीछे तरफ करुणानिधि की चित्र बना हुआ है, तमिल नारा लिखा हुआ, तमिल निवेल्लम यानी तमिल जीत के साथ हिंदी और अंग्रेजी में कलिंगर करुणानिधि की जन्म शताब्दी लिखा हुआ है, ठीक है। 35 ग्राम इसका वेट है, 100 रुपये का सिक्का है, इतना व्यास और ये सब चीज़ें नहीं याद करनी है, चांदी 50%, तांबा इतना इतना इतना, ये सब चीज़ें नहीं। ये है DMK के पूर्व प्रमुख है, DMK है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ये सब चीज़ें। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में थिरुकुल्लुवालाई में जन्म हुआ था। AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है। इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली मतलब एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया गया। मान लीजिए वहाँ पे अगर कीट के लिए, अगर मान लीजिए कोई कीट है, ये आपके खेतों में कुछ कर रहा है, बवाल मचा रहा है, ठीक है, तो इसकी फ़ोटो खींच के आप उसमें डालें और उसके उपचार की बात करें तो वो बताएगा आपको। तो ये किस बेस्ड है, AI बेस्ड, ठीक। और कौन कर रहा है इसको, NPSS कृषि, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। और कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा की एक डिजिटल, मतलब इसके द्वारा की एक डिजिटल पहल है। क्या है ये, AI आधारित जो बनाई गई है राष्ट्रीय कृषि निगरानी प्रणाली, ठीक, कीट निगरानी प्रणाली, ठीक है। तो कीटों के बारे में जितनी चीज़ें होंगी ये सब बताएगा, ठीक। मंत्रालय कौन सा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक, बस उसी की बात इसमें कर रहा है, और कुछ है ही नहीं इसमें। और इसमें सब जैसे तस्वीरें ले सकते हैं, इसमें संक्रमित फसल के कीटों की तस्वीरें ले सकते हैं, उन्हें NPS प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, कीट प्रबंधन विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकेंगे, समझ रहे हैं। इसमें चेक बाउंस मामलों में निपटान हेतु केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत, ठीक। किसके लिए, चेक बाउंस मतलब किसी को पैसे किसी ने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 1 लाख रुपए लौटा दूंगा, ठीक है, और उसने 1 लाख रुपए जो है वो आपको क्या किया, अपने चेक भर के दे दिए, और चेक जब आप बैंक में लगाने गए तो वो बाउंस हो गए, मतलब उसके खाते में 1 लाख रुपए था ही नहीं, ठीक है, तो हो गई चेक बाउंस। अब ऐसे मामले बहुत सारे होते हैं, तो अदालतों में चले जाते हैं, फिर अदालत में बहुत टाइम ख़राब होता है, इसलिए डिजिटल अदालत का निर्माण किया गया। और डिजिटल, देखिए ये अभी एक प्रोटोटाइप मैं बोलूँ या पायलट प्रोजेक्ट बोलूँ, मतलब इस तरीके की मतलब शुरुआत है, इसको केवल अभी चला के देखा जा रहा है।
किसने की है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, जस्टिस BR गवई। BR गवई आप जानते होंगे, भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति हैं, ठीक है। इन्होंने निपटान के लिए केरल के कोल्लम में, ये याद रखना ना महत्वपूर्ण है, केरल के कोल्लम में 24/7 ऑन कोर्ट्स नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया गया। अब उसमें होगा क्या, ये सब चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। अब इसमें है कुल मामलों का 10% है, मतलब इसमें जो मतलब इसको क्या होगा ना कि ये उतनी ही पावरफुल है, उतनी ही तरीके से काम करेगी, ये अपना फैसला सुना सकेगी, लोगों के बात सुन सकेगी, उनकी क्वेरीज की मतलब जो भी चीज़ें उनको उसको रिस्पॉन्ड कर सकेगी। लेकिन बस मोटी सी बात यह है कि ये एक कैसी है, तो ये एक डिजिटल है, राइट। यहाँ पे फेस टू फेस आदमी सामने नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो ये है ऑन कोर्ट्स परियोजना 2024 में चेक बाउंस मामलों में स्वीकार करना शुरू कर देगी, ठीक है, सितंबर 2024 जो इस समय चल रहा है। लंबित मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है, ऑफकोर्स कमी आएगी। और ऐसी ही पहल किस में की जा सकती है, देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा, मोटर वाहन अधिनियम के लिए भी बहुत सारे मामले हैं मोटर वाहन के। कभी चालान हो गया, चालान होना चाहिए 1,000 का, पुलिस वाले ने गुस्से में कर दिया आपका 10,000 का, ठीक है, और आपके पास में आपकी बहस हो गई, इसीलिए उसने और लगा दिया, चप्पल का भी लगा दिया, जूते का भी लगा दिया, सीट बेल्ट का भी लगा दिया, जो जितना लग सकता था, कोई स्टिकर लगा हुआ सबका उसने लगा के 10,000 कर दिया मान लीजिए। या आपका किया है तो आपको दिखाना है कि नहीं आपके पास डीएल है, तो आप कोर्ट जाने की अपेक्षा अभी डिजिटल बहुत सारे सेटलमेंट होने लगे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में भी ऐसी सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। फिर पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला, इसकी बात हुई है, ठीक। तो ये कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में, ठीक। किसने कराई है, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, ठीक, यहाँ पे आयोजित की गई। अच्छा, होता क्या है, महिला नेतृत्व के नाम पे, जैसे कि मान लीजिए अब तो आपको पता है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है प्रॉपर, कहाँ पे, पंचायतों में भी, ठीक है। तो ये तो अधिकार उनको मिल गया है। अब उसमें है क्या, मान लीजिए गाँव में, आपके गाँव में कोई महिला है, उसको चुनाव लड़ना है, ठीक। वो चुनाव लड़ने मतलब इंटरेस्ट तो नहीं होती है, हमेशा मेन ही एक इंटरेस्ट होगा, कभी अपनी वाइफ को लड़ाएगा, कभी अपने घर में किसी महिला सदस्य को, कभी माता जी को लड़ाएगा, और पूरा चुनाव खुद ही करेगा, कहीं पे बैठक होगी तो चला जाएगा। अब तो इतने प्रतिबंध आ गए हैं कि अब वो नहीं जा सकता, ठीक। अब जो महिला चुनाव जीती है उसी को ही जाना पड़ेगा। तो हालांकि कहने को बताइए महिला नाम चल रहा है, लेकिन चला कोई और रहा है, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें होती है। तो इनको सशक्तिकरण मिले, कि केवल ऑन पेपर सशक्तिकरण नहीं चाहिए, वो जीवन में भी उनके दिखे आधी आबादी के, ठीक है। तो ये है 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 400 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने निर्वाचित सदस्यों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ये सारी सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कौन है, पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर किरण बेदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक। फिर है लेमन ग्रास की खेती हेतु समझौता हुआ है, कोई महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन ठीक है। हुआ ये है कि उड़ीसा के जो आदिवासी हैं उनमें वहाँ उनको वो लेमन ग्रास उगाएं, ठीक। इस बात के लिए समझौता हुआ, ठीक। इसको विस्तार देने के, और ये समझौता कौन कर रहा है, तो CIMAP ये कर रही है। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। ये और ये किसके अंदर आता है, तो मैंने आपको बताया है CSIR के साथ, नहीं CSIR, ठीक है, CSIR के अंडर आता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके साथ में कुछ समझौता ज्ञापन हुआ। लेमन ग्रास क्या होती है, ऐसे करके एक लेमन ग्रास होती है, ठीक है। तो वो चाय में और कई जगह पे उसमें काढ़े वाड़े में डालने के लिए थोड़ी काम आती है, ठीक है। तो याद रख लेना उड़ीसा के ये सब, और बहुत वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न नहीं है, इधर देखिए, ये वाली महत्वपूर्ण है, इसको रट लेना। RBI द्वारा देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली चेक बाउंस वाली थी, ये इंपॉर्टेंट थी, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और ये जो देवव्रत पात्रा साहब हैं, ये हैं कौन, ये हैं डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, ठीक। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा रही है। समिति का काम क्या है, मान लीजिए RBI को रिपोर्ट देती है, ठीक। तो RBI के अपने मानक हैं, अपने मानकों के आधार से रिपोर्ट निकालेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, GDP अलग अलग तरीके से काउंट की जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल तरीके कुछ और होते हैं, जो भारत में तरीके अपनाए जा रहे थे वो कुछ और थे, इसके बाद में उसमें बदलाव हुआ, फिर इंटरनेशनल तरीके की और हम लोग बढ़े गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए महंगाई अगर दर निकालनी तो कॉस्ट प्राइस पे निकालनी है, शॉर्ट टर्म निकालनी है, लॉन्ग टर्म, ऐसे मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं ना, उन सारी चीज़ों पे, ठीक है। किस मूल्य पे निकालनी है, थोक मूल्य पे निकालनी है या खुदरा मूल्य पे, मतलब मतलब इकट्ठे चीज़ों पे निकालनी है या फुटकर चीज़ों पे निकालनी है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बेस ईयर भी उसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है, किस बेस ईयर को लेकर निकालनी है। तो कुल मिला के ये जो समिति है, मैं जो बताना चाहता हूँ, ये सब
कहानी लिखी हुई है, समझिए ऐसे। इस समिति में ये इसका काम ये है कि इंटरनेशनल तरीके से जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं तरीके से, उन्हीं के अनुरूप आरबीआई अपना आंकड़ा निकाले। इसके लिए ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए वो आंकड़ा कोई ऐसा आंकड़ा है जो इंटरनेशनली अवेलेबल है ही नहीं, उनका कोई मानक है ही नहीं, ठीक, तो उन चीज़ों के लिए ये समिति जो बनाई जा रही है ये अपनी संस्तुतियाँ दे, मतलब अब संस्तुतियों का मतलब अपनी चीज़ें बताए कि उसको कैसे, उसका मानकीकरण कैसे होगा। ठीक, तो बात समझ में आ गई। तो इसमें है कितने लोग, 10 सदस्यीय समिति है। अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगी, 2024 के अंत तक। ठीक है, इसमें अन्य नाम है, ये नाम और ये नाम एक बार पढ़ लीजिए, बाकी आप रट नहीं पाएंगे, रटने के लिए बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, नाम ये याद रखना किसके लिए थी, मानकीकरण के लिए थी, कौन कौन थी, आरबीआई के थी, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक, ओके। तो फिर ये क्या नया आएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नई संसदीय समितियों का गठन हुआ। आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नई संसदीय समितियों का गठन किया गया। संसदियाँ ये सब आप पढ़ते रहते हैं किसमें, पॉलिटी वाले सेक्शन में। पॉलिटी वाले सेक्शन में प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रम पर समिति है, पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए समितियां हैं, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए हैं, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं कि इसमें कौन कौन कितने लोग हैं। जैसे 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे, 30 के 30 लोकसभा से होंगे, राज्यसभा का कोई नहीं होगा, ठीक है, या मंत्री सदस्य नहीं इसका हो सकता, प्राक्कलन समिति। ये सारी चीज़ें आपसे पॉलिटी वाले सेक्शन में पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स का सेक्शन बनता है यहाँ पे, ये वाला देख रहे हैं आप, इसका जिसको इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब हो सकता है इसका अध्यक्ष आपको पूछा जाए, या इसका पूछ लिया जाए, या इसका पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया, या हो सकता है ये चारों लिख दिए जाए, आगे ये 4 लिख दिए जाए और ऐसे मैचिंग कराने को आपको दे दी जाए। ठीक है, तो आप समझ गए आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। अच्छा, रिवीजन करना है तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल कभी ना कभी पूछी दी जाती हैं। ठीक है, कि कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं, किसी में राज्यसभा तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामने आपके लिखी हुई हैं। ठीक, पॉज करिए, मस्त पढ़िए। ठीक है, कैसे करेंगे, मस्त पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे। ठीक, अब महत्वपूर्ण है, याद रखना है इनको। ठीक, जैसे प्राक्कलन समिति, संजय जायसवाल इसके जो नए अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक, सार्वजनिक उपक्रमों पर जो समिति है वैजन पांडा इसके बनाए गए हैं। ठीक, लोक लेखा समिति के लिए केसी वेणुगोपाल उनके अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है, फग्गन सिंह कुलस्ते बनाए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर जो समिति बनाई है उसके। अब ये आयोग मत बना लेना, नहीं तो आप मतलब एससी आयोग, एससी कमीशन के सदस्य और मतलब उसका अध्यक्ष आप बना दें उसको। ठीक है, ये सब चीज़ें मत कर लेना, दोनों चीज़ें अलग हैं, ये संसद के अंदर है। ठीक, चलो, प्रधानमंत्री द्वारा 100 नई फसल किस्मों का अनावरण किया गया। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, ICAR द्वारा विकसित की गई 61 फसलों और 109 किस्मों का अनावरण किया गया। अब ये होती क्या है, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, एग्रीकल्चर पर रिसर्च करते हैं, किसी का जेनेटिक फॉर्म दूसरी तैयार करेंगे, किसी का कुछ तैयार करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे पूसा है, पूसा इंस्टीट्यूट अलग काम करता है। पोटैटो के लिए शिमला में जो इंस्टीट्यूट है वो अलग काम करता है, पोटैटो के लिए अलग अलग किस्में निकालेगा, है ना, कभी आलू के लिए चिप्सोना निकालेगा, कभी कुछ और निकालेगा, कभी लाल सिंदूरी निकालेगा, ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। जैसे इसके पूसा के भी अलग अलग फॉर्म में आते रहते हैं, तो अलग अलग किस्में हैं, उन्हीं का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक, किसकी है ये, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, कितनी है, 109। ठीक, 61 फसल की 109 किस्मों का अनावरण किया गया। ठीक है, तो हाँ, कुछ चीज़ें जैसे ये हैं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सामने आ गए। जैसे पूजा 1801, आयरन और जिंक से भरपूर बारजरा की फसल है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, और हो सकता है पुरानी चीज़ ना पूछी जाए, यहीं से निकाल के पूछ ली जाए। पूसा, ये पूजा है कि पूसा है, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि पूजा ही होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऐसा तो नहीं इनसे गलती हो गई है, पूसा हो, इन्होंने पूजा लिख दिया हो, वैसे पूजा ही होगा, इतनी गलती नहीं करेंगे। एक बार क्रॉस जरूर चेक कर लेना, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। फिर है पूसा 2002, बाजरा की एक ऐसी किस्म है जो 70 दिन में पक जाती है। ठीक, फिर है गिरनार 6, उच्च तेल सामग्री वाली मूंगफली की किस्म है, ऑयल कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा। फिर नांदयाल 1267, यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चना की फसल है। यांत्रिक कटाई मतलब ऐसे जो यहाँ से जड़ ऐसे होगी, आराम से इसमें काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो 15 पेजेस तक तो हम लोग आ गए। इसको यहीं पे इतना तक ही याद रखते हैं, इसके बाद में आगे जब अगला लेक्चर जब अपलोड करूँगा तो और आगे से बढ़ा दूंगा। ठीक है, तब तक आपका काम ये है कि पीछे की वन लाइनर वाली चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन पेपर है, वो सारी चीज़ें चटपट लगाते रहिए। तो हम कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जून हो गई, जुलाई हो गई, अगस्त का एक लेक्चर हुआ है, सितंबर बाकी है, बिल्कुल गोला अंडा है। ठीक, अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर में सबसे पहले ये कंप्लीट करा दूंगा, ये कंप्लीट है,
इसके बाद में सितंबर कंप्लीट, ये कंप्लीट बहुत जल्दी हो सकता है कि इस ये क्या चल रहा है, आज 25-26 तारीख हो गई है, 30 तारीख तक हो सकता है मैं सब करा दूँ, या हो सकता 2-3 तारीख तक, 2 तारीख तक। अच्छा, एक सूचना और भी है छोटी सी, पता नहीं सही है या गलत है। यूपी पीसीएस, अभी आज सूचना कुछ ऐसी आ रही है, सही है या नहीं है आई डोंट नो, अभी कोई आधिकारिक सूचना है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बता रही कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन हो सकता है 27 तारीख से, 27 अक्टूबर से हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, और पोस्टपोन होकर फिर दिसंबर में ही पहुँचे। ठीक है, तो अभी इस बात को, मेरी बात को मान मत लेना, ठीक है, संभावना है, ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। और एक चीज़ और है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, यू नो दिस राइट। ओके, तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दिया करिए अगर आपको महसूस लगे, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो आप करते हैं, अच्छी है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कृपया किया करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए मेरे साथ में। ठीक है, चलो बाय बाय।